आपको स्क्रीन पर कुछ चेहरे दिख रहे होंगे। काफी पॉसिबल है कि आप इन्हें पहचानते भी हों। पहली तस्वीर गूगल के पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई की है। दूसरी तस्वीर है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला की। और तीसरी तस्वीर है एआई की दुनिया के नए सेंसेशन परप्लेक्सिटी के सीईओ अरविंद सुब्रमण्यम की। इन तीनों लोगों में एक चीज कॉमन है उनका भारतीय मूल का होना। एक और चीज कॉमन है इन लोगों का टेक फील्ड में टॉप पर पहुंचना और वो अचीव करना जो दूसरे लोग नहीं कर पाए। अक्सर हम इंडियंस इस पर गर्व करते हैं कि देखो आईआईटी में पढ़ा हुआ लड़का, आईआईएम में पढ़ा हुआ लड़का या तमिलनाडु या फिर पंजाब से निकला कोई युवक आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां लीड कर रहा है। लेकिन इस प्राउड होने का, इनके कॉमन होने का एक डार्क साइड है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन बेसिकली होता है जब आपके देश के ब्रिलियंट माइंड्स दूसरे देशों में जाएं और वहां एक्सेल करें, लेकिन वो प्रतिभा आपके देश के काम ही ना आए। भारत इस प्रॉब्लम से बड़े लेवल पर जूझ रहा है और ये ब्रेन ड्रेन रिसेंटली तब ज्यादा डिबेट में फिर से आया है जब अमेरिका ने H1B वीजा के रूल्स और टफ कर दिए हैं, उसकी फीस बढ़ा दी है। एक डिबेट हुई कि अब हजारों लाखों इंडियन प्रोफेशनल्स को वापस भारत लौटना पड़ेगा। एक साइड ने बोला कि इससे देश का नुकसान होगा और आने वाले रेमिटेंसेस कम होंगे। दूसरी साइड को दिखा कि असल में ये आपदा में अफसर जैसी स्थिति है। इस साइड ने कहा कि ये लोग भारत के ब्राइटेस्ट ब्रेन्स हैं और इनके वापस आने से भारत में इनोवेशन होगा। अब लोग आएंगे तब क्या होगा ये तो फ्यूचर में पता चलेगा, लेकिन पहला क्वेश्चन वही है कि आखिर ब्रेन ड्रेन हुआ ही क्यों और ये कब शुरू हो गया था। तो जैसा हर समस्या के साथ होता है, इस समस्या की जड़ें भी इतिहास से जुड़ी हुई हैं। वैसे तो जब हम ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करते थे तब भी बड़े नंबर्स में साइंटिस्ट और डॉक्टर इंग्लैंड जाया करते थे, लेकिन आज़ादी के बाद इस माइग्रेशन की वजह बदली। जैसा कि आप सबको पता है कि आज़ादी के बाद पंडित नेहरू हमारे प्रधानमंत्री बने और वो चाहते थे कि इंडिया एक समाजवादी टाइप का देश बने, ऑलमोस्ट कम्युनिस्ट मान लीजिए। पंडित नेहरू के टाइम कई बड़ी सरकारी कंपनियां बनी, इनमें से ज्यादातर हेवी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई थी। पंडित नेहरू के सत्ता संभालने के कुछ ही महीनों के बाद 1951 में इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट आया। बेसिकली यही से जन्म हुआ लाइसेंस राज का। इस कानून के चलते अब भारत में हर इंडस्ट्री को सरकार रेगुलेट करने लगी थी। मतलब कौन सी कंपनी कितना माल बनाएगी, कितना माल बेचेगी, कितना प्राइस रखेगी, इन सबका कोटा सरकार तय करने लगी थी। लेकिन मामला लाइसेंस तक लिमिटेड रहता तो भी गनीमत थी। 1956 में इसका प्रोमैक्स वर्जन भी नेहरू सरकार ले आई थी। 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में नेहरू सरकार ने हथियार बनाने से लेकर शिप बिल्डिंग और एटॉमिक एनर्जी से लेकर स्टील जैसी इंडस्ट्री को सरकारी खाते में डाल दिया। 1956 की इस पॉलिसी के चलते अब प्राइवेट सेक्टर इन इंडस्ट्री में कदम भी नहीं रख सकता था और यही वो सेक्टर्स हैं जहां इनोवेशन की सबसे ज्यादा जरूरत होती थी। तो भारत के कुछ टॉप ब्रेन्स इन सरकारी फैक्ट्रियों में एब्जॉर्ब हो गए और जो बचे वो बाहर चले गए थे, क्योंकि सरकारी इंडस्ट्री में कितने ही लोग नौकरी करते और प्राइवेट सेक्टर में कोई विकल्प था ही नहीं। लेकिन सबसे काला दौर इसके बाद आया। नेहरू के बाद एक ब्रीफ पीरियड को हटा दिया जाए तो सरकार पर कब्जा रहा उनकी बेटी इंदिरा गांधी का। ये सभी जानते हैं कि इंदिरा गांधी की सरकार सोशलिस्ट आइडियाज पर बहुत ज्यादा बिलीव करती थी। इस दौर में लाइसेंस राज और भी तगड़ा हो गया था। आप समझिए कि टैलेंट को फलने फूलने के लिए चाहिए इनोवेटिव माहौल और इनोवेटिव माहौल के लिए चाहिए फ्री इकोनॉमी। लेकिन लाइसेंस राज में तो लग गया इस पर ब्रेक। लाइसेंस राज में हर सेक्टर में कुछ ही कंपनियों का पूरे मार्केट पर कब्जा था। जैसे हिंदुस्तान मोटर्स और फियाट के पास कार बनाने का, बजाज और लम्ब्रेटा के पास स्कूटर और टाटा के पास ट्रक्स। इनका अपना एक कोटा फिक्स था और उतनी ही गाड़ियां और स्कूटर बनाते थे। कोई नई कंपनी इनके फील्ड में एंटर नहीं कर सकती थी। ऐसे में इन कंपनियों को कंपटीशन का कोई डर भी नहीं था। जिस कंपनी को कंपटीशन का डर नहीं, भला वो नए प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की इनोवेशन पर क्यों खर्च करती। यानी इन कंपनीज ने कभी वो इकोसिस्टम ही तैयार नहीं करा जिसमें रिसर्च और डेवलपमेंट हो। बाहर से किसी प्रोडक्ट का लाइसेंस लो और यहाँ उसे बनाकर सालों तक बेचते रहो। नेहरू गांधी सरकार तो पहले ही लोगों को समाजवाद दिखाकर किनारे लगाई हुई थी। प्राइवेट सेक्टर भी निश्चित था। रिसर्च और डेवलपमेंट अकेले सरकार के भरोसे हो नहीं सकते और प्राइवेट सेक्टर तो तब ये करने के मूड में था ही नहीं। ऐसे में यहाँ के टॉप टैलेंट्स क्या करते?
उनके पास दो रास्ते थे, या तो किसी सरकारी विभाग में बाबू हो जाओ या फिर फ्लाइट पकड़ के विदेश निकल जाओ। अब चाहे सैंडिस्क के को-फाउंडर संजय मल्होत्रा हो या फिर सन माइक्रोसिस्टम के विनोद खोसला, ज्यादातर ब्राइट माइंड सेक्युलर सोशलिस्ट रिपब्लिक भारत को छोड़कर वेस्ट गए और बड़ा नाम बने। केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक रिपोर्ट बताती है कि 1951 से 1990 के बीच रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च जीडीपी का 0.5% भी नहीं था। अमेरिका इस दौरान जीडीपी का 2.8% तक का खर्च अपने यहाँ इनोवेशन पर कर रहा था। यहाँ तक कि चाइना भी इस कहानी में हमसे आगे था। तो भला कोई स्मार्ट ब्रेन यहाँ क्यों रुकेगा? तो 1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन से पहले ब्रेन ड्रेन का मेन विलेन था लाइसेंस राज और भारत के प्राइवेट सेक्टर का इनोवेशन के प्रति उदासीन रवैया। एक रिपोर्ट बताती है कि 1990 से पहले आईआईटी से पढ़ने वाले लगभग 40% लोग देश छोड़कर चले गए थे, लेकिन 1991 में जब हमारी इकोनॉमी खुली और प्राइवेट सेक्टर में कंपटीशन का दौर आया, तब भी हालात नहीं बदले थे। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने रिफॉर्म्स नहीं किए, बल्कि मजबूरी में करने पड़े थे। और जब हमने मजबूरी में रिफॉर्म्स किए तो बिना तैयारी के किए। रिफॉर्म्स के बाद भारत के लोगों को देखने को मिला कि बाहर की दुनिया हमसे कितना आगे निकल चुकी है और हम कितना पीछे हैं। इसके बाद उनमें एस्पिरेशन जागना शुरू हुआ और हमारे यहाँ भी अमेरिकन ड्रीम उछाल मारने लगे। हमारी अच्छी किस्मत कहें या बदकिस्मती, यही वो दौर था जब पूरी दुनिया में इंटरनेट क्रांति आ रही थी। IIT-IIM से पढ़े हुए भारतीय युवा पश्चिमी कंपनियों के लिए सबसे सूटेबल एम्प्लॉय थे, क्योंकि वो अंग्रेजी बोलते थे, टेक फील्ड में स्किल्ड होते थे और सबसे जरूरी बात, कम पैसे पर इन कंपनियों के लिए काम करने के लिए राजी भी थे। ऐसे में हमारे देश में माइग्रेशन चालू हुआ, जो आज तक जारी है। लेकिन सवाल वही है कि क्या इसे रोका जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, इसे रोका जा सकता है। आप पूछेंगे कैसे? देखिए, इनोवेशन को आवश्यकता होती है इंडस्ट्री की। हमने इकोनॉमी को लिबरल तो बनाया, लेकिन हमने कोई इंडस्ट्री नहीं खड़ी करी। हम 1990 के बाद एक सर्विस बेस्ड इकोनॉमी में तब्दील होते गए और मैन्युफैक्चरिंग को तिलांजलि दे दी। जो सर्विस इंडस्ट्री बनी भी, वो सिर्फ डिजिटल कूली का काम करती थी। हमने इन्फोसिस और विप्रो जैसी कंपनियां खड़ी की, जिनका मेन फोकस कभी इनोवेशन पर रहा ही नहीं, बल्कि हमेशा से वो पश्चिमी कंपनियों की सर्विस प्रोवाइडर बनी रही। आज के समय में टीसीएस जैसी कंपनियों के पास 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के एसेट्स है, लेकिन टेक के मामले में आगे है यूएस की कंपनियां। तो यहाँ आज भी इनोवेशन पर कोई सीरियसनेस नहीं है। अब हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं थी, तो रिसर्च करने वाले ब्रेन्स विदेश भाग गए। और मजे की बात ये देखिए कि मैन्युफैक्चरिंग ना होने के चलते हम चाइना जैसे देशों पर डिपेंडेंट होते गए। सर्विस इंडस्ट्री में भी हाई पेइंग जॉब्स वेस्ट में क्रिएट हुई, जिसके चलते लोग यहाँ से माइग्रेट हुए। वेस्ट का अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड भी इसका एक बड़ा फैक्टर बन गया। NERB की एक रिपोर्ट बताती है कि JEE एग्जाम के टॉप 1000 स्कोरर्स में से 36% ने भारत छोड़ना पसंद किया। अब जिस देश में दिन भर राहुल गांधी जैसे नेता जाति जाति का शोर मचाते हो, लालू प्रसाद यादव जैसे घोटाले करने वाले नेताओं पर MBA स्टडी होती हो और बेंगलुरु के गड्ढों की कंप्लेंट करने को CM सिद्धारमैया जैसे नेता नखरे बता दे, तो भला कोई माइग्रेट क्यों नहीं करेगा? तो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा ना देना और सर्विस को केवल स्वेट शॉप वाला काम बनाना बड़ा कारण बना कि हम अपने टैलेंट को नहीं रोक पाए। लेकिन जब हमने इसके लिए काम करना शुरू किया तो भी इसका विरोध होता रहा। राहुल गांधी के साथ घूमने टहलने वाले अर्थशास्त्री रघुराम राजन का ये हाल ही में कहना है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग का कोई स्कोप नहीं है। उनका कहना है कि भारत को बस पश्चिम के देशों के लिए काम करने वाला सॉफ्टवेयर मुल्क बन के रहना चाहिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मोर्चे पर पिछले कुछ सालों में स्थितियां तेजी से बदली हैं। संसद में दिए गए एक सरकारी डेटा के अनुसार 2010 से 2011 में जहां लगभग 60,000 करोड़ का खर्चा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर होता था, वहीं 2020 से 21 में ये बढ़कर 1,20,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। हालांकि ग्लोबल एवरेज इससे कई ज्यादा कम है। समस्या है प्राइवेट सेक्टर इसमें केवल 36% का खर्च करते हैं, जबकि पश्चिमी देशों में इनोवेशन पर खर्चा 70% प्राइवेट सेक्टर्स के हिस्से आता है। भारत का टैलेंट पूल बाहर ना जाए और यही रिसर्च में हिस्सा ले, इसके लिए मोदी सरकार ने जून 2025 में 1 लाख करोड़ का एक फंड भी तैयार किया था। पिछले कुछ सालों में माइग्रेशन भी कम हुआ है। स्टार्टअप कल्चर का भारत में बढ़ना इसका एक बड़ा कारण है। इसके अलावा इनोवेशन के मोर्चे पर भी कुछ सुधार हुआ
हुआ है। भारत अब ट्रेडमार्क फाइलिंग के मामले में दुनिया में केवल अमेरिका और चाइना से पीछे है, जो कि कभी 2 साल पहले 5वें नंबर पर था। पेटेंट फाइलिंग के मामले में भारत ने बड़ी छलांग लगाई है। सरकारी डेटा ये बताता है कि साल 2016 से 2017 में जहां लगभग 45,000 पेटेंट फाइल होते थे, वहीं ये नंबर अब बढ़कर 80,000 के ऊपर पहुंच गया है। 2017 में लगभग 10,000 ही पेटेंट्स दिए जाते थे, जो कि अब लगभग 35,000 तक पहुंच गया है। दुनिया में इमिग्रेशन के खिलाफ बढ़ता माहौल और भारत में बदलती संभावनाएं शायद आने वाले समय में इंश्योर करेंगी कि हम दुनिया के नॉलेज कैपिटल बने और ब्रेन ड्रेन रुक जाए। देखते रहिए ऑप इंडिया।